हेलो दोस्तों, होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आने वाले नेट जेआरएफ की तैयारी में लगे होंगे। तो इसी के लिए कई सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या हिंदी नेट जेआरएफ का सिलेबस चेंज हो रहा है 2025 से। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन एनटीए ने जारी नहीं किया है जिसके बिहाफ पर हम कह सकें कि नेट सिलेबस चेंज हो चुका है। हाँ, हालांकि उससे पहले उसने एक नोटिस ज़रूर दिया था कि नेट सिलेबस चेंज होगा, पर अभी तक कोई ऐसी पर्याप्त सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इसके लिए हम समय अपना वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेट जेआरएफ का सिलेबस अपने आप में ही बहुत लेंथी है, जिसका हमें वेट नहीं करना चाहिए और हमें अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। जिसके लिए हमें अपने पुराने पुराने क्या, वो सिलेबस अभी भी वही उतना ही काम होगा, क्योंकि उसमें नहीं तो वो ज़्यादा कुछ निकाल सकते हैं और ना ही कुछ ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस अपने आप में ही पूर्ण है। हालांकि इसमें कुछ रचनाओं में परिवर्तन ज़रूर किया जा सकता है, जैसे कि कुछ निकाली जा सकती हैं और कुछ बढ़ाई जा सकती हैं, पर छुटमुट परिवर्तन होंगे, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज़्यादा दिक्कत होगी तो एनटीए थोड़ा सा सन की टाइप हो रहा है, क्या ही कहूँ मैं। ठीक है, तो अभी हम सिलेबस देखते हैं। हालांकि कई लोगों को पता होगा कि सिलेबस क्या है, पर जो लोग नए हैं और फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सिलेबस बता रही हूँ कि क्या चीज़ें हमें ज़्यादा पढ़नी है, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और किन चीज़ों से हमें सरसरी निगाह से पढ़ना है। तो वो हमें देखते हैं। इकाई 1, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्राकृत, शौर्यनी, अर्धमगधी, मगधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। हमें भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण से इस यूनिट को शुरू करना होगा कि किस तरीके से इसमें आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा, हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। हमें इसमें इस यूनिट पे ये जो दे रखा है हिंदी की उपभाषाएं, इसमें जो दे रखी हैं हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं पर हमें ज़्यादातर विस्तार से ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और उनकी बोलियां जैसे खड़ी बोली, ब्रज, अवधी की विशेषताएं हैं। हिंदी के विविध रूप हिंदी, उर्दू, दक्खनी, हिंदुस्तानी। हिंदी की भाषिक भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंडेतर खंडेतर खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन, कारण, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में हिंदी वाक्य रचना। हिंदी भाषा का प्रयोग, विविध रूप, बोली, मानक भाषा। पिछले दो तीन पेपरों में मैंने ये देखा है, 2-3 एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर की, जिसमें से पहले तो व्याकरण का पोर्शन बहुत कम पूछा जा रहा था, पर कुछ समय से व्याकरणिक पोर्शन पूछा जा रहा है, जिसे हमें अब ध्यान में रखना होगा। इसकी ज़्यादातर हमें वर्णों का वर्गीकरण बहुत ध्यान रखना होगा, ध्वनियों का वर्गीकरण बहुत ध्यान में रखना होगा हिंदी भाषा का। दूसरा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से कोई अधिकतर क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग, विविध रूप में बोली, मानक, राजभाषा, राष्ट्रभाषा
और संपर्क भाषा, इन सभी में हमें अंतर देखने को मिलता है और अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर, हिंदी हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इस टॉपिक को कोई भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसे स्टार मार्क्स कर लीजिए आप सभी। देवनागरी की लिपि विशेषताएं और मानकीकरण, यह यह टॉपिक भी बहुत ही खास है। देवनागरी लिपि विशेषता और मानकीकरण, इसे भी नहीं छोड़ना है। तो मैंने आपको बता दिए कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ने हैं। और इस यूनिट की समझ के लिए आप हिंदी भाषा हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास, एक भोलानाथ तिवारी की एक बहुत छोटी बुक है जिसे आप 2 या 1 दिन में ख़त्म कर लेंगे। इसे पढ़ने से आपकी समझ विकसित हो जाएगी हिंदी भाषा को लेकर। और दूसरी बुक है हिंदी व्याकरण, ये कामता प्रसाद गुरु की है, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसे ख़त्म करना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हम आते हैं अब इकाई 2 के ऊपर। इकाई 2 में हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जो अपने आप में ही इस पूरे सिलेबस का, ऐसा कह लो कि बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसके लिए मुझे कोई शब्द नहीं मिला उचित। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हमें अभी मैं आपको बताऊंगी कि किन बुक से आपको पढ़ना है ये वाला यूनिट। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य लेखन की पद्धति, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। हमें इस टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देना होगा कि हिंदी का काल विभाजन किसने और कैसे किया है, नामकरण क्या लिखा गया है, आदिकाल की विशेषताएं क्या है और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य और आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो को हमें विशेष ध्यान में रखकर पढ़ना होगा क्योंकि अमीर खुसरो हमारे इस टॉपिक में भी मेन रूप से दे रखे हैं और हमारी तीसरी या 5वीं यूनिट में भी अमीर खुसरो को दे रखा है। उसी प्रकार विद्यापति और उसकी पदावलियों को हमें ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इधर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है लौकिक साहित्य। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन और अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संतों के बारे में हमें ध्यान से पढ़ना होगा। भक्ति काव्य के मुख्य संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल में हमें सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, रीति मुक्त, जो भी ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं हमें यह बहुत ही ध्यान से पढ़नी होंगी क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहीं से ही बनते हैं। जैसे बिहारी रीति मुक्त कवि थे, रीतिबद्ध कवि थे या कौन से कवि थे। उसी प्रकार जैसे घनानंद के बारे में कहते हैं कि रीति मुक्त कवि थे, रीतियों से अलग हटके अपना काम करते थे, रचना लेखन करते थे। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, जिसमें से आपको बिहारी विशेष कर पढ़ना है। बिहारी को कोई भी इंसान नहीं छोड़ सकता या कोई भी बिहारी को नहीं छोड़ेगा। बिहारी एक ऐसे हैं जिनका हर किसी में जिक्र ज़रूर होता है।
चाहे रीतिकाल हो या उनकी रचनाओं को लेकर कोई जिक्र हो। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल, अब आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल से अब इतने प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे ऐसा लगता है कि अब आदिकाल से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन्होंने बाकी टॉपिक को बहुत कम कर दिया है। जितना पोर्शन अब आदिकाल से आता है उतना और किसी से नहीं आता। ये टॉपिक आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। डबल डबल स्टार मार्क कर लो इसे, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास विशेष रूप से। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भारतेंदु और उनका युग पत्र पत्रिकाओं का आरंभ और 19वीं शताब्दी हिंदी साहित्य। ये जो पत्र पत्रिकाओं का आरंभ है, इसे आप इस टॉपिक में ना मानकर एक अलग से टॉपिक समझिए, क्योंकि इधर से हमेशा 2 या 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं कि किस पत्रिका का आरंभ कब हुआ, कौन सी पत्रिका किसकी है और किस किस पत्रिका को कहाँ से छापा जाता था। ऐसे प्रश्न अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे। पत्रकारिता आधुनिकता की अवधारणाएं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये वही टॉपिक है जो मैं आपको बता रही थी। फिर आता है द्विवेदी युग, जिसमें दे रखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका हिंदी नव। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि छायावाद। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। छायावाद के प्रमुख कवि। प्रगतिवाद की अवधारणा। प्रगतिवाद काव्य और उसके प्रमुख कवि। प्रयोगवाद और नई कविता के कवि। समकालीन कविता साहित्य और पत्रकारिता। हमें इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी तक अधिकतर क्वेश्चन अब यहाँ से पूछे जाते हैं। नई कविता के कवि, समकालीन कविता, 2000 तक की जो भी कविताएं हैं आपके पास, उन सबको अच्छे से पढ़ना है। हिंदी साहित्य और गद्य विधाओं पे आते हैं। अब हिंदी साहित्य, हिंदी उपन्यास में हमें भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, कि किस तरीके से प्रेमचंद के दौरान उपन्यास लिखे जा रहे थे, किस तरीके से उनके पहले लिखे जा रहे थे और उनके बाद किस तरीके से उपन्यास लिखने की परंपरा में परिवर्तन हुए थे। ये 2000 तक का दे रखा है, पर अब 2022-23 के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी समझ विकसित करने के लिए ये सभी, जैसे उपन्यास का उद्भव और विकास ज़रूर पढ़ना, और कहानी का उद्भव और विकास, नाटक का उद्भव और विकास, ये सभी हमें पढ़ना ध्यान से है। प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंद्र युग और प्रसाद उत्तर युग। जब भी हिंदी नाटक को पढ़ते हैं तो हिंदी नाटक को हम प्रसाद के नाम से जानते हैं और भारतेंदु के नाम से जानते हैं, क्योंकि हिंदी नाटक का आरंभ भारतेंदु ने किया बेशक, पर उसकी नींव तो भारतेंदु ने डाली थी, पर उसको एक रेखा के रूप में पिरोया था प्रसाद ने। स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार 2010 से, इसका भी यही मान लीजिए कि 2010 से 2022-23 की तक अब प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक। हिंदी निबंध का भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि कहाँ से पहला निबंध शुरू होता है और कहाँ पर पहला निबंध खत्म होता है, क्योंकि यह प्रश्न अब
बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। निबंध एक ऐसी विधा हो चुकी है जिसे अब कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, तो इसका उद्भव और विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार प्रमुख आलोचक, जिसमें हमें रामचंद्र शुक्ल के नाम से हिंदी आलोचना का विकास माना जाता है। उन्हीं के नाम से हमें हिंदी आलोचना विकास को पढ़ना होगा। हिंदी हिंदी की अन्य गद्य विधाएं रेखाचित संस्मरण यात्रा आत्मकथा जीवनी और रिपोर्टाज डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य और प्रमुख साहित्यकार। तो अब आए इस बात की हमें दूसरी यूनिट को किन बुक से ख़त्म करना है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप हो सके तो बुक का सहारा लें। वर्ल्ड लर्नर बुक को आप बाद में पढ़ें, जिसके लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल आपके पास होनी चाहिए। अगर साहित्य के आप विद्यार्थी हैं तो ये दो बुक तो आपके पास होनी चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, और दूसरी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह। इन दो बुक्स के ज़रिए आप हिंदी साहित्य को एकदम गहराई से समझ पाएंगे, जिसके लिए अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो आपको ये दो बुक पढ़नी पड़ेंगी। अगर इसके बाद भी आपको तैयारी में अच्छे नंबर लाने हैं तो एक वन लाइनर बुक है हिंदी भाषा का साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो मैं उम्मीद कर पा रही हूँ कि सभी के पास होगी। ये बुक आपको वन लाइनर है, इसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। तो कोशिश करना कि आप वन लाइनर बुक के पास बाद में जाएं, पहले आप इन्हीं दोनों बुक्स को प्रेफर करें, क्योंकि इससे ये हुआ आपकी समझ पहले विकसित हो चुकी होगी और तब आप फैक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दूसरी यूनिट पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक मेथड से पढ़ना है कि क्या पहले क्या बाद में, और वैसे ही पढ़ना है लाइन बाई लाइन। फिर तीसरी यूनिट आती है हमारा साहित्य शास्त्र, जिसमें हालांकि मानती हूँ कि काफ़ी लोगों का मन नहीं होता होगा इसे पढ़ने का, पर बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो ये हमारा छोड़ने का टॉपिक नहीं होता है। जैसे काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार, रीति ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। हमें अरस्तु को ध्यान से पढ़ना है, इसके अनुकरण सिद्धांत और त्रासदी विवेचन और सिद्धांत को ध्यान से खूब आराम से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड्सवर्थ को आप उसकी समझ के लिए पढ़ सकते हैं और पढ़ना ज़रूरी भी है, इसे भी पढ़िए। कॉलरेज का कल्पना सिद्धांत और फैंटेसी। कॉलरेज ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं हैं, आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा, मुक्ति बोध की फैंटेसी से आप इसे रिलेट कर पाएंगे कॉलरेज को और उसकी कल्पना सिद्धांत को। टी.एस. इलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेक्षण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फांतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। फांतासी ये और कुछ नहीं, सिर्फ फैंटेसी और प्रतीक और बिंब है, जिसे हम आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस यूनिट में आपको ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, मतलब जो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता है इस यूनिट को, तो इतना तो विशेष कर ले कि इसके लेखकों का नाम और लेखकों की पुस्तकों का नाम ये सब बिल्कुल ध्यान से पढ़ ले। लेखक का नाम,
लेखक की पुस्तक का नाम, और तीसरा काम कि लेखक ने क्या क्या सिद्धांत दिया है। सिर्फ ये 3 चीज़ों से ही आप इस यूनिट के प्रश्न आराम से कर पाएंगे। 3 चीज़ें: लेखक का नाम, सिद्धांत और बुक, किताब। बस ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास नोट पैड नहीं है जिससे मैं आराम से और तसल्ली से लिख पाऊँ, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुनिए और अपने कॉपी पेन पे लिख लीजिए। फिर आती है हमारी चौथी यूनिट, वैचारिक पृष्ठभूमि। यह यूनिट अपने आप में ही बहुत बड़ी है, जिसे एक नॉर्मल चीज़ में पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें इसे बहुत सरसरी निगाह से पढ़ना होगा। बस ध्यान लगा के कि कौन सा आंदोलन कब हुआ, कैसे हुआ, और समाजों को, जैसे ब्राह्मण समाज, प्रतीक समाज और सोसाइटी, इन सभी को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज इसमें इम्पोर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज भारतीय नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, ये भी आप इतना सब आप उससे पढ़ लेंगे दूसरे यूनिट से हम। फिर गांधीवादी दर्शन और कुछ नहीं है, आप यूट्यूब से भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको गांधीवादी दर्शन के बारे में, और गूगल पे भी मिल जाएगा। अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन और मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकता, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्या। तो इस यूनिट को पढ़ने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वन लाइनर बुक ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक बुक और सजेस्ट करूँगी, दृष्टि की। दृष्टि एक ऐसी बुक है जिससे आप काफ़ी अच्छे से अपने इस यूनिट को ख़त्म कर पाएंगे। समझ पा रहे होंगे आप। दृष्टि एक ऐसी बुक है जिससे आप इस यूनिट 4 को ख़त्म कर पाएंगे। समझ में आ रही है आपको? तो अब आते हैं हम यूनिट 5 के ऊपर। इकाई 5 में हमारी कविताएं लगी हुई हैं, जिसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि कविताओं से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ज़्यादातर आधुनिक कविताओं में से हमें बहुत से क्वेश्चन आजकल देखने को मिलते हैं। और आधुनिक कविताएं हमारी शुरू होती हैं प्रिय प्रवास से आगे तक, और जो ख़त्म होती हैं धूमिल पर जाकर। तो हम, लेकिन इससे पहले की कविताओं को भी हम नहीं छोड़ सकते। पृथ्वीराज रासो से भी एक दो प्रश्न आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं। अब वो नहीं पता कि किस पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन हमसे एनटीए पूछ रहा है, इसलिए हमें कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना होगा। पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, इसमें हमें पूरा एक दे रखा है, सर्ग दे रखा है रेवा तट, जिसे हमें ध्यान से पढ़ना होगा। अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और पढ़ने में भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसे आप ना छोड़िए तो ज़्यादा बेहतर है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, जो हाँ आजकल हम आमतौर पर भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। और विद्यापति की पदावली, जो मैंने आपसे पहले ही बताया था, और संपादक हैं इसके डॉक्टर नागेंद्र झा। और इसकी पद संख्या दे रखी है 1 से 25 तक, हमें इसकी पद संख्या को ध्यान से पढ़ना होगा। दूसरा, कबीर। कबीर के हमें बहुत सारे दोहे दे रखे हैं, पर हमें इसके 160 से 209 तक के दोहों को
ध्यान से पढ़। और उसके संपादक हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। जयसी की ग्रंथावली जिसे राम संपादन किया है रामचंद्र शुक्ल का, जिसमें हमें नागमती वियोग खंड को ही अच्छे से पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीत सार सन रामचंद्र संपादक है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। इसके पद की संख्या है 21 से 70 के बीच में। तुलसीदास के सारे सारे खंडों को नहीं पढ़ना है हमें ध्यान से, इसमें हमें उसका उत्तरकांड ध्यान से पढ़ना है। रामचरितमानस और उत्तरकांड, इसमें थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला इन्होंने डिसीजन ले रखा है कि पूरी रामचरितमानस दे दी है। बेशक उत्तरकांड हमें दे देते पर रामचरितमानस, पर खैर सभी के घरों में ये पढ़ी जाती होगी उम्मीद करती हूँ। नहीं भी पढ़ी जाती है तो कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है। बिहारी सत्सई संपादक किया है इसका जगन्नाथ दास रत्नाकर। दोहे की संख्या है 1 से 50। मैंने बोला ही था पहले कि बिहारी को इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। इनके लिए एक प्रयुक्त दोहा है गागर में सागर। हालांकि इसका परिणाम नहीं हुआ है कि ये दोहा किसने लिखा है, पर यहीं से ही इस दोहे की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने एक ही रचना की है बिहारी सच्चाई की, और उसे इतना बखूबी रचा है जिसके लिए यह प्रसिद्ध हो चुके हैं। कविता संख्या घनानंद की है 1 से 30 तक की। घनंद विश्वनाथ मिश्र द्वारा प्रारंभ से 20 पद मीरा के, जिसे भी विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, जिसका एक सरल इतिहास नामक पुस्तक है विश्वनाथ त्रिपाठी की। अब आते हैं आधुनिक पर आते हैं। अब हम आधुनिक में हमें प्रिय प्रवास सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखी गई। मैथिली शरण गुप्त की हमें दो रचनाएं दे रखी है। भारत भारती पूरी दे रखी है और साकेत का नवम सर्ग दे रखा है। 9वें सर्ग में हमें उर्मिला की विरह वेदना बताई गई है इसमें। हालांकि हमें इनको बताना आपको बताऊंगी कि इन्हें कविताओं को किस तरीके से पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की आंसू कमायनी के हमें 3 सर्ग दे रखे हैं, श्रद्धा लज्जा ईड़ा। और निराला की दे रखी है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुक्ता बहुत अच्छी कविता है, बांधुना नाव विष्ठा बंधु। इनकी बहुत छोटी कविताएं हैं और कुछ बड़ी कविताएं, जिसमें से बड़ी कविताएं हमारी एक आती है राम की शक्ति पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए इसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। और कुकुर मुक्ता है जिसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। सरोज स्मृति भी बहुत अच्छी कविता है जिसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। सुमित्रा नंदन पंत की है परिवर्तन और प्रथम रश्मि, बहुत अच्छी कविता है, आपको प्रकृति से प्रेम हो जाएगा। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है पंत को। और इनकी एक कविता है जिसे एंटी ने अपनी बेवकूफ़ी के द्वारा महादेवी वर्मा के अंदर डाल दिया था, जैसे द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। यह कविता पंत की है, ना कि महादेवी वर्मा की। तो आप इस गलती को ठीक कर लीजिएगा और इसे पंत के कविताओं में ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आप समझदार है ना कि एंटी, वो अपनी गलती स्वीकार भी नहीं करता है। तो फिर आते हैं रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, इसका तृतीय अंक हमें पढ़ना है, और रश्मि रथी। नागार्जुन की सारी कविताएं बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो खासकर नागार्जुन बहुत पसंद है और इनकी सभी कविताएं मुझे मुँह जुबानी याद है। अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ मैं,
ये सब भी बहुत अच्छी कविता है इनकी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे की कविताओं में आती है कलगी पाचरे की। यह दीपक केला, जिसे 12th में भी पढ़ा होगा कई बच्चों ने। और हरी घास पर क्षण भर असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। ये कविता सारी अज्ञे की है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र की है गीत फरोश और सुखपाड़ के जंगल। गीत फरोश में उन्होंने गीत बेचने के कारण को बताया गया है कि किस तरीके से वह गीत बेचते हैं, और बहुत अच्छी कविता है एक आपको। और इसमें एक जंगल दिखाया गया है, मध्य प्रदेश के जंगलों का इसमें जिक्र किया गया है, किस तरीके से घने जंगल है और इसमें कैसे जीवन पलता और फलता फूलता है। मुक्तिबोध। ऐसे तो कहा जाए कि मुक्तिबोध बहुत ही कठिन कवि कहे जाते हैं। इनको समझना एक आसान छात्र के बस की बात नहीं है। इसे मुझे ही समझने में काफ़ी टाइम लगा, तो मैं आपको नहीं कह सकती कि ये बहुत आसान कवि हैं। कवि बहुत अच्छे हैं, इनको समझना बहुत कठिन है। तो इसलिए इनकी दो तीन कविता लिखी हुई हैं, भूल गलती, भ्रम राक्षस, अंधेरे में। अंधेरे में इनकी संपूर्ण फैंटेसी वाली कविताएं हैं, जिसे हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। मुक्तिबोध को भी आप डबल इन्वर्टेड कर लीजिए, डबल मार्क कर लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसार। अच्छी कविता है, इंटरेस्टिंग है। रोटी और संसार तो बहुत छोटी कविता है, जो आपको भी याद हो जाएगी एक बार पढ़ने के बाद। अब हम आते हैं यूनिट 5 के ऊपर। यूनिट 5 हमारी है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में सबसे पहले आता है पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी। देखो, पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि इन कविताओं को हमें कैसे पढ़ना है। जैसे कविताओं का प्रकाशन वर्ष हमें पता होना चाहिए, किस कविता को किसने लिखा है, किस कविता को कब प्रकाशित किया गया है, उसकी भूमिका किसने लिखी है। यह सब प्रश्न आजकल हमारे नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लेखक का नाम, लेखक की कविता का नाम, उसकी कविता का प्रकाशित वर्ष, उसकी कविता कब छपी थी, ये कब लिखी थी, वो वर्ष। 2 वर्ष होते हैं, एक छपा एक लिखना, तो दोनों वर्ष हमें याद करने हैं, कब छपी और कब लिखी गई। दूसरा, किस कविता की भूमिका किसने लिखी, और इनकी किसी भी भूमिका को हमें नहीं छोड़ना है। समझ में आया? इतना पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं उपन्यास की तरफ। इन उपन्यासों को जैसे कई बार आता है कि इन्हें सीरियल वाइज लगाना होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए मैंने सबसे आसान इनको ऑब्जर्व किया। और दूसरी बात, सिलेबस को अगर आपने पढ़ा है तो आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्न को बिना पढ़े भी बिना याद करे भी लॉजिक से ठीक कर सकते हैं। जैसे ये सारे ही उपन्यास हमारे पास इस तरीके से लगे हुए हैं सीरियल वाइज। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं है, तो इनको सीरियल वाइज याद ज़रूर कर लीजिए। कि जैसे कि सबसे पुराना उपन्यास है पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी। इसे ही सबसे पुराना उपन्यास माना गया है, सबसे पहला उपन्यास। पिलाता लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। हालांकि कुछ लोग परीक्षा गुरु को सबसे पहला उपन्यास मानते हैं, जिसे बच्चन सिंह ने सबसे पहला उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को, और रामचंद्र शुक्ल ने भी। प्रेमचंद गोदान, प्रेमचंद गोदान 1936 का। शेखर एक जीवनी, अज्ञे का लिखा हुआ भाग 1 पढ़ना है हमें, ना कि दोनों भाग। भाग 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, अच्छा और पौराणिक ऐतिहासिक उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, ध्यान से पढ़ना है। यशपाल का झूठा सच, यशपाल का झूठा सच, इसमें हमारा पहला भाग पढ़ना है, भाग 1। अमृतलाल नागर का मानस का हंस, जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। भीष्म साहनी का तमस। तमस को आप एक बार पढ़ने का टाइम ना मिले तो आप एक मूवी देख लीजिएगा, जो 4 या 5 घंटे की यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसे
उसे देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उपन्यास के अकॉर्डिंग उसमें काफ़ी चीज़ें सच्चाई से दे रखी हैं। श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास बहुत अच्छा है, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा उपन्यास, मुझे ये उपन्यास अपने अकॉर्डिंग बहुत बोरिंग लगता है। और मन्नू भंडारी का आपका बंटी बहुत अच्छा उपन्यास है आज के समय को लेकर, मुझे ये उपन्यास पर्सनली बहुत पसंद है। इसमें एक बच्चे की मनोवेदना को दिखाया गया है कि किस प्रकार वह एक मम्मी और पापा की तलाक की अवधि से ग्रस्त है। जगदीश चंद्र जगदीश चंद्र का धरती धन अपना, ये जगदीश चंद्र वह नहीं है जो इन्होंने नाटकों में गिना जाता है, यह उपन्यासकार है। धरती धन अपना, धरती धन ना अपना, ना अपना। अब आता है इकाई क्या था। इन उपन्यासों के बारे में मैं बता दूं कि इन उपन्यासों को भी आपको ऐसे पढ़ना है कि किस उपन्यास को कब लिखा गया और इसका प्रकाशन कब हुआ, उपन्यास का राइटर कौन है, और इसमें राइटर के और भी उपन्यासों की जानकारी हमें होनी चाहिए। उपन्यास की भूमिका और इसके प्रकरणों के नाम, इस प्रकार के प्रश्न आजकल हमसे पूछे जाते हैं। यूनिट 7 है हमारी हिंदी कहानी। हिंदी कहानी हमारी शुरू वैसे ही होती है जैसे उपन्यासों का क्रम है, वैसे ही हिंदी कहानियों का क्रम हमें दे रखा है। तो हिंदी कहानी हमारी 7वीं यूनिट है, जिसे हमें पूर्ण रूप से पढ़ना होगा। इसके लिए आप या तो एक ई पुस्तकालय करके एक वेबसाइट है, उससे आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो और अभी से पढ़ना इन्हें टेक्स्ट रूप में शुरू कर दीजिए। इसके पीछे वन लाइनर के को पीछे मत भागिए, या पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले है राजेंद्र बाला घोष, एक बंग महिला की कहानी। राजेंद्र बाला घोष महिला है जिन्होंने 2 कहानियाँ लिखी हैं शुरुआती दौर में, चंद्रदेव से मेरी बात है और दुलाई वाली, बहुत अच्छी कहानी है दोनों। ये एक पत्र के रूप में है, चंद्रदेव से मेरी बात है, यह एक पत्र के रूप में है। दूसरी माधव राव स्प्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही। प्रेमचंद्र की 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न। राधिका रमन प्रसाद का दे रखा है कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का दे रखा है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की है आकाशदीप। जैनेन्द्र की है अपना अपना भाग्य। फणेश्वर नाथ रेणु की 2 कहानी दे रखी है, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। आगे की दे रखी है गैंगरीन, जिसे रोज के नाम से भी जानते हैं। शेखर जोशी की दे रखी है कोशी का घटवार, बहुत अच्छी कहानी है। भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया चीफ की दावत, दोनों बहुत बेहतरीन कहानी है। कृष्ण सोबती सिक्का बदल गया। हरशंकर प्रसाई, एक हास्यपद कहानी है पर बहुत अच्छी है। ज्ञान रंजन की है पिता। कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया। निर्मल वर्मा की है परिंदे। यह बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है जिसे पढ़ना आज के जनरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 8वीं यूनिट है हमारी हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में भी वैसे ही हमें पढ़ना है, और इन कहानियों को हमें पढ़ने का क्रम वैसे ही रखना है जैसे उपन्यासों को रखा है। सर्वप्रथम कहानी किस लेखक की है ये पता होना चाहिए, उसका लेखन वर्ष और प्रकाशन वर्ष दोनों पता होना चाहिए। किस कहानी संग्रह में इसे संकलित किया गया है ये भी पता होना चाहिए हमें, और इसके पात्र कौन कौन है तो हमारी ज़ुबान पर रटे होने चाहिए। हमें 4-5 बातों का ध्यान रखना है। पहला, कहानी के लेखक का नाम, कब और कब लिखी, कब प्रकाशित हुई दोनों, और इसका संपादन किसने किया, और ये किस संग्रह में संकलित है, उस संग्रह में कितनी कविताएं हैं, और हमारे लेखक पाठक दोनों का, और चरित्रों का नाम।
हिंदी नाटक भारतेंदु द्वारा लिखा गया अंधेर नगरी एक हास्य प्रसंग के रूप में भी जाना जाता है और इसे नाटक की श्रेणी में भी गिना गया है। भारत दुर्दशा जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, 3 नाटक इनके दे रखे हैं। तीनों नाटक ऐतिहासिक हैं। और धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का अंधा युग जो द्वितीय विश्व युद्ध के आधार को बनाकर लिखा गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली, ना कि लाल का। इसे आप ठीक कर लीजिएगा, उसमें गलत दे रखा है आपके हाथ में जो सिलेबस है। आंटी ने कुछ चीज़ें अपनी सुधारी नहीं है, वो वैसी की वैसी ही है। मोहन राकेश के 2 नाटक दे रखे हैं, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का आगरा बाजार नाटक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ का अंजो दीदी। अंजो दीदी बहुत ही अच्छा नाटक है जिसे हम आज के युग से बहुत हद तक मैच कर सकते हैं। मन्नू भंडारी का महाभोज। महाभोज इनका एक उपन्यास है जिसे बाद में इन्होंने एक नाटक की श्रेणी में तब्दील कर दिया। अब आते हैं हमारी 9वीं यूनिट हिंदी निबंध। भारतेंदु के 2 निबंध दे रखे हैं। दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति निबंध, और ये है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त का है, शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र है, ना कि मिथ, इनको भी ठीक कर लीजिएगा। विद्यानिवास मिश्र का नाटक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम। कुबेर नाथ राय का है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह का निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर ही आधारित है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। अब आते हैं 10वीं यूनिट और बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट। इसके अंदर आपको आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा संस्मरण और आपको अन्य विधाएं मिलेंगी। यह यूनिट ही अन्य गद्य विधाओं की है, जैसे राम वृक्ष में का माटी की मूर्तें रेखा, और महादेव वर्मा ठुकरी बाबा एक रेखाचित। तुलसी राम का मुर्धैया एक आत्मकथा। शिवरानी देवी प्रेमचंद्र घर में जीवनी है। मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा जो शरचंद के जीवन पर लिखी गई एक जीवनी है। हरिशंकर बच्चन हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसके 4 पार्ट हैं, जिसमें से हमें क्या भूलूं क्या याद करूं इंपॉर्टेंट पार्ट लगा है। रमणिका गुप्ता का आप उधरी। हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, ये भी हास्य पद कहानी है, हास्य व्यंग कहानी है। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय लिखे हुए हैं। मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी नहीं, एक साहित्य की डायरी है, इम्पोर्टेंट है। राहुल संस्कृतायन मेरी तिब्बत यात्रा। गेका अरे यायावर रहेगा याद। दैट्स इट, यहाँ आपका सिलेबस खत्म होता है। हालांकि ये खत्म तो हो गया है, पर इसे खत्म करना एक बड़ा टास्क है, जिसके लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको इनकी सभी यूनिट्स ध्यान से और नेट जेआरएफ को ध्यान में रखकर पढ़ाऊंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े। यह मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियां की होंगी और कुछ सीखा भी होगा। तो हम लोग इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहेंगे, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। ऐसा नहीं है कि आप मुझे सिखाएंगे नहीं, आप भी मुझे बहुत कुछ बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। अगर मेरी कहीं गलती हुई है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए ताकि मैं उसे सुधार कर आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकूं और अपना काम अच्छे से कर सकूं। थैंक यू।